हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो डियर लर्नर्स, आज की क्लास में हम देखिए एसएससी सीजीएल 2024 के जितनी भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ था, 36 में हुआ था, टोटल 36 शिफ्ट में। तो उसके जी के जीएस के जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो उनको देख लेंगे। इस क्लास में हमारे 100 क्वेश्चन रहेंगे और आगे भी क्लासेज आएंगी जिसमें जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके 36 शिफ्ट में एसएससी सीजीएल 2024 के प्री में, तो वो सारे क्वेश्चंस करेंगे हम। तो जो बच्चे एसएससी सीजीएल टायर 1 2025 का देने वाले हैं या फिर आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं अंडर ग्रेजुएट वाला, तो उन सब के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इवन आप कोई दूसरा एग्ज़ाम दे रहे हैं तब भी। और क्वेश्चन आपके जो है हार्ड, मॉडरेट और इजी दोनों तरीके के रहेंगे। ऐसा नहीं है इजी होंगे, मॉडरेट ही होंगे, हार्ड ही होंगे। ठीक है भाई, तीनों तरह के क्वेश्चन होंगे जो कि एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इजी बिल्कुल नहीं होंगे, क्वेश्चन सही लेवल के होंगे। तो क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट होते हैं, तो भाई हम सारे क्वेश्चंस देख लेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होंगे। मिक्स क्वेश्चन रहेंगे सारे सब्जेक्ट के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। ठीक है भाई। और आने वाली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूलें। तो देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी क्लास। ठीक है, तो दोनों लैंग्वेजेस का ध्यान रखा हुआ है, तो किसी एक के ऊपर फोकस नहीं है। बाइलिंगुअल, वैसे बाइलिंगुअल ही है क्लास। ठीक है, इंग्लिश जो होती है उसमें है। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखते हैं, तो फॉर्मेट थोड़ा चेंज किया है भाई। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइनोसिलिकेट एम्फीबोल मिनरल्स यूज्ड इन हाईवे कंस्ट्रक्शन एंड एज रेल रोड ब्लास्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा इनोसिलिकेट एम्फीबोल खनिज राजमार्ग निर्माण और रेलवे लाइन बिछाने में उपयोग किया जाता है। तो ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, सेल, ओलिवाइन, गीसराइट या हॉर्नब्लैंड। तो इसका आंसर है हॉर्नब्लैंड। जो हॉर्नब्लैंड है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने हर जो है क्वेश्चन के आंसर के नीचे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हैं, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। तो हॉर्नब्लैंड जो है इज़ अ डार्क कलर्ड एम्फीबोल मिनरल है जो कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाया जाता है। कॉमनली यूज्ड इन रोड एंड रेलवे ब्लास्ट ड्यू टू हार्डनेस। तेल जो है एक फाइन ग्रेन्ड सेडिमेंट्री रॉक है, यूज्ड इन ब्रिक्स और सीमेंट्स में यूज होता है। ओलिवाइन जो रॉक होती है वो ग्रीनिश मिनरल जो है फाउंड इन मेटल रॉक्स, यूज इन रिफैक्ट्री लाइनिंग। और गीसेराइट सिलिसियस रॉक है, फॉर्म्ड फ्रॉम गीशर ऑर्नामेंटल यूज़ के लिए होता है। तो ये देखिए जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। जैसे इग्नीसियस रॉक्स होती हैं, इग्नीसियस इग्नीसियस रॉक्स हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। और आपकी तीसरी सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इनके जो एग्जांपल्स हैं वो ज़रूर ध्यान में रखें क्योंकि क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी इजी नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, एट विच लैटिट्यूड डज द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लो ओवर पेनिनसुलर इंडिया ड्यूरिंग द समर मंथ्स। तो ग्रीष्म ऋतु में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम किस अक्षांश पर बहती हैं। तो ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, 24 डिग्री, 30 डिग्री, 14 डिग्री या 28 डिग्री नॉर्थ। तो ये जो बहती हैं भाई आपकी जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं, ये पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर से समर मंथ्स में 14 डिग्री नॉर्थ में बहती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स अपीयर्स ड्यूरिंग मानसून ओवर साउदर्न इंडिया। तो मानसून मानसून के टाइम पे आती हैं ये और साउदर्न इंडिया के ऊपर। इन्फ्लुएंसेस मानसून विड्रॉल एंड अपर एयर सर्कुलेशन, 30 डिग्री नॉर्थ, 28 डिग्री नॉर्थ एसोसिएटेड मोर विद वेस्टर्ली सब ट्रॉपिकल जेट्स। तो वेस्टर्ली, देखिए ईस्टर्ली का मतलब है ईस्ट डायरेक्शन से आना, और वेस्टर्ली का मतलब है जिस डायरेक्शन से ओरिजिन होती है, इसलिए उनका नाम वेस्टर्ली पड़ा है, वेस्ट से ओरिजिनेट हुई हैं, ये वेस्टर्लीज हैं। और ईस्टर्लीज जो है ईस्ट से। ठीक है, 24 डिग्री नॉर्थ लाइज इन सेंट्रल इंडिया, नॉट द कोर ऑफ ईस्टर्ली जेट। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये एसएससी सीजीएल 2024 में प्री में आए हुए क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का है ये, तो सभी के मिक्स हैं इसमें क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 है,
In which month is the intertropical convergence zone located around 20 degree north to 25 degree north latitude ओवर द गेंजेटिक प्लेन्स? तो लैटिट्यूड जो है, ये लेटी हुई लाइंस होती हैं, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड, और जो ऐसे होती हैं खड़ी हुई लाइंस, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई। तो क्वेश्चन कह रहा है किस महीने में इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITC जेड गंगा के मैदान पर 20 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के आसपास स्थित होता है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके मई, अगस्त, जून, जुलाई। तो ये कब होता है? तो जुलाई में होता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, देखो। ITC जेड शिफ्ट नॉर्थवर्ड इन जुलाई ड्यू टू इंटेंस हीटिंग ऑफ लैंड मास लीडिंग टू हैवी मानसून रेनफॉल ओवर इंडो गैंजेटिक प्लेन्स। इसकी वजह से जो है मानसून रेनफॉल होती है इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में। प्री मानसून थंडर्स मई में होते हैं, जून में मानसून ऑनसेट फेज है, और अगस्त जो है साउथवर्ड रिट्रीट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जून जुलाई के आसपास जो है ITC जेड जो है शिफ्ट होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। तो हु आस्क्ड जेम्स रेनेल टू प्रिपेयर द मैप ऑफ हिंदुस्तान? तो जेम्स रेनेल से हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने के लिए किसने कहा था? तो ऑप्शन में है लॉर्ड रिपन ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड डलहौजी ने, रॉबर्ट क्लाइव ने। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा सा। तो ये किसने कहा था? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फैक्ट देख लेते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये पहले गवर्नर जनरल थे इंडिया के। कमीशनड रैनल फॉर द डिटेल्ड मैपिंग ऑफ इंडिया। तो इन्होंने जो है रैनल को कमीशन किया था इंडिया का मैप बनाने के लिए, डिटेल्ड मैप बनाने के लिए, लेट 18th सेंचुरी में। लॉर्ड रिपन को जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिफॉर्म के लिए जाना जाता है। लॉर्ड डलहौजी जो है डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब्स की जो पॉलिसी आई थी, तो लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे उसे। रॉबर्ट क्लाइव प्लेड अ की रोल इन बैटल ऑफ पलासी। जो बैटल ऑफ पलासी हुआ था 1757 में, तो रॉबर्ट क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो है लीड किया था। ठीक है, तो गवर्नर्स के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए इनका, जो इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल्स रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी टू श्रीलंका? तो निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका के भौगोलिक निकट है? तो ये कौन सा है भाई? ऑप्शन है ओनली कराईकाल, कराईकाल एंड यनम, और माहे ओनली यनम। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओनली कराईकाल है जो श्रीलंका के काफ़ी निकट है, प्रॉक्सिमिटी में है। तो फैक्ट है कराईकाल इज इन पौंडुचेरी, पुडुचेरी जो यूटी है, लोकेटेड ऑन तमिलनाडु कोस्ट नियर श्रीलंका। यनम जो है ये नियर आंध्र प्रदेश है, नॉट क्लोज टू श्रीलंका। माहे ऑन मालाबार कोस्ट नियर केरला। पुडुचेरी यूटी में 4 नॉन कॉन्टिजुअस पार्ट हैं जो यूटी के हैं। पुडुचेरी जो यूटी है उसके 4 नॉन कॉन्टिजुअस पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। तो आइडेंटिफाई अ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम फाउंड इन जैसलमेर। तो जैसलमेर में पाए जाने वाले जल संचयन प्रणाली की पहचान करें। तो इनमें से कौन सा है भाई? तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके, देखो। गुल्स, जोहार्ड्स, और खानदिन्स या कुल्स। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। खानदिन्स है इसका। तो इसके बारे में देख लेते हैं। खानदिन क्या है? खानदिन इज अ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ रन ऑफ फार्मिंग इन एरिड राजस्थान। फील्ड आर एम्बैंक्ड टू स्टोर रेन वाटर। जोहर्ड्स क्या होते हैं? जोहर्ड्स भाई हरियाणा में तो ऐसे बोलते हैं, जो मिट्टी का जो पानी इकट्ठा होता है उसमें बस। तो स्मॉल अर्थन डैम है, कॉमन इन अलवर। गुल्स क्या है? चैनल्स इन कश्मीर एंड उत्तराखंड। तो चैनल्स हैं ये कश्मीर और उत्तराखंड में, गुल्स बोलते हैं। गुल्स क्या है? वाटर चैनल्स यूज्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो ये जो खानदिन्स है ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो ये ध्यान रखना है आपको राजस्थान का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विच बाय विच नेशनल वाटरवेज आर दी डेल्टा चैनल ऑफ महानदी एंड ब्राह्मणी रिवर एंड ईस्ट कोस्ट कैनाल कनेक्टेड? तो किस राष्ट्रीय जलमार्ग द्वारा महानदी और ब्राह्मणी नदियों के डेल्टा चैनल और ईस्ट कोस्ट कैनाल जुड़े हुए हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए ये है नेशनल वाटरवेज 1, नेशनल वाटरवेज 3, नेशनल वाटरवेज 2, नेशनल वाटरवेज 5। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, नेशनल वाटरवेज 5।
इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नेशनल वाटरवेज 5 रन इन उड़ीसा एंड कनेक्ट मेजर रिवर्स ऑफ टू ईस्ट कोस्ट कैनाल, डेवलप्ड फॉर कोल एंड कार्गो मूवमेंट। नेशनल वाटरवेज जो फर्स्ट है इलाहाबाद टू हल्दिया गंगा रिवर पर है, नेशनल वाटरवेज 2 ब्रह्मपुत्रा रिवर पर है आसाम में, और नेशनल वाटरवेज 3 कोल्लम टू कोटापुरम केलकता में, तो केरला में सॉरी। तो इतना आपको पता होना चाहिए भाई, थोड़ा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लार्ज डैम्स, तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बड़े बांध हैं। ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। तो सबसे ज़्यादा जो बांध है भाई महाराष्ट्र में है। फैक्ट देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। तो ये महाराष्ट्र हैज़ ओवर 1800 डैम्स इंक्लूड जया कवाड़ी, कोयना या उज्जैनी डैम। तो काफ़ी डैम्स है महाराष्ट्र में, सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश होस्ट इंदिरा सागर और जो है बिरागी बारगी डैम, मध्य प्रदेश में भी काफ़ी डैम है। उड़ीसा हैज़ हीराकुंड डैम, वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट डैम है हीराकुंड डैम, महानदी रिवर पर बना हुआ है ये, महानदी रिवर, ठीक है, उस पर बना हुआ है। तो इंदिरा सागर जो डैम है ये मध्य प्रदेश में है, ये कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी। राजस्थान में मोस्टली ड्राई है, फ्यूअर लार्ज डैम्स हैं, कुछ डैम्स हैं राजस्थान में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, द ड्रॉट प्रोन एरिया जो है प्रोग्राम वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान। तो सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, फोर्थ जो है या सिक्स पंचवर्षीय योजना या थर्ड पंचवर्षीय योजना या सेवन्थ 5 ईयर प्लान। तो ऑप्शन जो है ए इज़ द राइट आंसर। फोर्थ 5 ईयर प्लान के टाइम पे जो है दिया गया था, जो आया था प्रोग्राम। जो है ये प्रोग्राम लॉन्च कब किया था, 1973-74 में, ड्यूरिंग फोर्थ 5 ईयर प्लान जो था उसके टाइम पे लॉन्च किया गया था। कई बार पूछा गया है ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम जो है 73 74 में, और फोर्थ 5 ईयर प्लान था। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, ड्रॉट मिटिगेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, फोकस ऑन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन पर फोकस था, और मर्ज इनटू IWMP, इंटीग्रेटेड वाटरसेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, इस पे इसका फोकस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, एक्सफोलिएशन इज अ फॉर्म ऑफ डैश। तो एक्सफोलिएशन किस प्रकार का उपक्षय वेदरिंग है। तो एक्सफोलिएशन एक किस प्रकार की वेदरिंग है भाई। ऑप्शन में दे रखे हैं, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, मास वेस्टिंग या फिर बायोकेमिकल वेदरिंग। तो एक्सफोलिएशन जो है एक फिजिकल वेदरिंग है, उसका एक फॉर्म है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। एक्सफोलिएशन अकर ड्यू टू द थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। जो थर्मल मतलब टेम्परेचर की वजह से एक्सपेंशन होता है पहले, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। कॉमन इन ग्रेनाइट रिच एंड एरिड रीजन्स में। तो ग्रेनाइट रिच जो एरिड रीजन्स होते हैं उनमें होता है। केमिकल वेदरिंग में इन्वॉल्व डिसोल्यूशन एंड ऑक्सीडेशन होता है। मास वेस्टिंग में ग्रेविटी इंक्लूड्स मूवमेंट, लैंडस्लाइड वगैरह होती हैं मास वेस्टिंग में। बायोकेमिकल में ऑर्गेनिजम्स होते हैं, रूट्स, माइक्रोब्स होते हैं, तो बायोकेमिकल का एग्जांपल वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इन इंडिया कोल माइनिंग बिगेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन 1774। भारत में 1774 में कोयला खनन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। तो ऑप्शन में दे रखे हैं आपके, बोकारो में, धनबाद में, रानीगंज में या झरिया में। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो रानीगंज से स्टार्ट हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। फर्स्ट कोल माइनिंग इन इंडिया बिगिन एट रानीगंज, वेस्ट बंगाल में है। ये आपसे कई बार पूछा भी गया है कि रानीगंज किस स्टेट में है, जो कि एक कोल जो है माइनिंग एरिया है। बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, इट लाइज इन दामोदर वैली कोल बेल्ट। और धनबाद क्या है, धनबाद नोन एज द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, बट डेवलपमेंट केम लेटर। झरिया रिच इन कुकिंग कोल, coal suffers from underground fires. Bokaro host Bokaro steel plant. Major coal users but not the oldest mining area. थोड़ा सा इस बारे में आपको ध्यान रखना है। देखिए भाई, ह्यूमन एरर है, अगर कोई गलती से कुछ चीज़ें थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाती है, या फिर कोई अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई पॉइंट गलत दे रखा है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं,
ठीक है, उसके लिए ज़्यादा परेशान ना हो कि सर गलत पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं। तो आप अपनी समझदारी भी दिखाएं भाई थोड़ा सा। अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट सर थोड़ा सा अलग है या प्रोनाउंसिएशन में मेरी में कोई दिक्कत हो जाती है, तो उस चीज़ को ज़्यादा टेंशन ना लें, उस चीज़ की बहुत ज़्यादा उस पर फोकस ना करके क्वेश्चंस पे फोकस करें जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको लगता है तो एक बार गूगल पे सर्च करके आप फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि और लोगों को भी पता चल सके। ठीक है, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए। देखिए आपको बिल्कुल रिफाइंड कंटेंट मिल रहा है जो PYQ में पूछे जा सकते हैं प्रश्न। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो ही मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। इवन अगर आप कहेंगे तो मैं सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड कर लूँगा, जितने भी प्रश्न जो हमारे पूछे गए हैं जो है CGL में या फिर RRB NTPC में। तो मैं सोच रहा हूँ 100 का सेट ले आऊँ, क्योंकि भाई आप जो है क्लास जो है 25 क्वेश्चंस की, तो बच्चों ने कहा है कि सर थोड़े और क्वेश्चन लेके आइए, तो इसलिए मैंने 100 क्वेश्चंस का ये सेट लेके आया हूँ और हम इसी फॉर्मेट में करेंगे। तो आप थोड़ा कमेंट सेक्शन में बता भी दें कि ये फॉर्मेट सही है या फिर आपको स्लाइड वाला ही चाहिए। तो जैसे आप कहेंगे ऐसे हो जाएगा। बाकी आप पढ़ते रहिए और जो है रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश जो है लाइज ऑन द बैंक ऑफ द सिप्रा रिवर। तो मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिप्रा नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है। आप ही क्या बताओगे, मैं ही बता देता हूँ यहाँ पे सब कुछ। तो ऑप्शन है उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर। तो उज्जैन में स्थित है भाई जो ये बैंक है। मध्य प्रदेश की जो सिटी है उज्जैन, वो सिप्रा रिवर पर स्थित है। महाकालेश्वर टेम्पल जाओगे तो वहाँ पे वो सिप्रा रिवर है, वहाँ पे स्नान करके फिर आप दर्शन करोगे। तो वो जो रिवर है वो सिप्रा नदी ही है। ठीक है भाई, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। उज्जैन इज़ वन ऑफ द फोर साइट्स ऑफ कुंभ मेला। तो सिप्रा इज़ आ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर। तो चंबल जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है। और चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये जो है जमुना यमुना रिवर है, जो यमुना रिवर है, यमुना उसकी ट्रिब्यूटरी है। और यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है भाई, और यमुना निकलती कहाँ से है, तो ये आपको बताना है यमुनोत्री ग्लेशियर से, जो कि है बंदरपुंछ। ठीक है, बंदरपुंछ में यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से यमुना निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, ग्वालियर लाइज नियर द स्वर्ण रेखा रिवर। तो ग्वालियर स्वर्ण रेखा रिवर पर है, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है ये। भोपाल नोन फॉर लेक्स नॉट सिपरा लाइज नियर उप अपर लेक और बेतवा बेसिन। तो जबलपुर सिचुएटेड ऑन दी नर्मदा रिवर। तो जबलपुर कहाँ है, नर्मदा रिवर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंड लॉक्ड हार्बर। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल आवर्त बंदरगाह है, लैंड लॉक्ड हार्बर है। तो ऑप्शन है मारमगांव, विशाखापट्टनम, चेन्नई, कोच्चि। तो विशाखापट्टनम जो है लैंडलॉक्ड हार्बर है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कुछ फैक्ट देख लेते हैं इसके। विशाखापट्टनम इज इंडियाज लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर एंड इज लैंडलॉक्ड बाय हिल्स ऑन 3 साइड्स। मेजर पोर्ट ऑफ फॉर पेट्रोलियम, आयरन एंड स्टील। मारमगांव जो है गोवा का पोर्ट है, नेचुरल पोर्ट है बट नॉट लैंडलॉक्ड, लैंडलॉक नहीं है। चेन्नई आर्टिफिशियल पोर्ट है ईस्टर्न कोस्ट पर। कोच्चि जो है ये है नेचुरल हार्बर है, नॉट लैंडलॉक्ड, लोकेटेड इन केरला। तो विशाखापट्टनम जो है वही लैंडलॉक पोर्ट है भाई, हार्बर जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है अपना। 14 है क्वेश्चन नंबर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया इज नोन एज द सोर ऑफ बिहार। तो भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है। ऑप्शन है गंगा, घाघरा, कोसी या गंडक। तो कोसी रिवर है जो सोर ऑफ बिहार कहलाती है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये। ठीक है भाई, कोसी रिवर का तो ये ट्रिब्यूटरी है। कोसी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। गंगा जो रिवर है यहाँ से, यहाँ ऐसे रामगंगा, रामगंगा, गोमती, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और इधर से सोन रिवर है। तो ये सारी ट्रिब्यूटरी हैं गंगा की, इतना आपको पता होना चाहिए भाई। गंगा की ट्रिब्यूटरी कई बार पूछ लेता है, ट्रिब्यूटरी जो हैं। कोसी causes devastating flood in बिहार almost every year, originates in नेपाल and carries heavy silt। तो नेपाल में ओरिजिनेट होती है और हैवी सिल्ट लेके आती है।
गंगा जो है लाइफ लाइन ऑफ नॉर्थ इंडिया, प्रोन टू फ्लड बट नॉट नोन बाय दैट नेम। तो घाघरा जो है ट्रिब्यूटरी है गंगा की, समटाइम्स फ्लड बट नॉट एज डिस्ट्रक्टिव। और गंडक जो है अनोदर फ्लड प्रोन रिवर है बट लेसर देन कोसी डिस्ट्रक्शन। तो कोसी जो है शोर ऑफ बिहार इसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद नेपाल। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन में दे रखा है सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड। तो आपको मैप क्लियर होना चाहिए, पॉलिटिकल मैप भी और फिजिकल मैप भी, पॉलिटिकल एंड फिजिकल, ये दोनों मैप आपको क्लियर होना चाहिए। किस स्टेट की सीमा किस स्टेट के साथ लग रही है, जो भी हमारी फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जो भी हमारे साथ में जो कंट्रीज़ की सीमाएं टच करती हैं, जो हमारी नेबरिंग कंट्री हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस किस स्टेट से उनकी सीमाएं टच कर रही हैं। ठीक है, अगर आपको मैपिंग सीरीज़ देखनी है तो यूट्यूब पर जो है सुदर्शन सुदर्शन जो है गुज्जर सर के जो है वीडियोस पड़ी हैं वो ज़रूर देख लें, क्योंकि उनकी मैपिंग बहुत अच्छी है उनकी। तो आप वो वीडियोस देख लेंगे तो आपकी मैपिंग एकदम बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, इंडिया की भी और वर्ल्ड की देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, आसाम। तो नेपाल शेयर्स बॉर्डर विद 5 इंडियन स्टेट्स। सिक्किम से उसकी सीमा लगती है नेपाल की, वेस्ट बंगाल से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से और उत्तराखंड से। असम शेयर्स बाउंड्री विद भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड बट नॉट नेपाल। नेपाल से नहीं करता है असम, बाकी भूटान से करता है। और जो स्टेट हैं, असम की सीमा जो है सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से लगती है, जैसे कि आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, इन सभी से लगती है असम की सीमा, सबसे ज़्यादा स्टेट से लगती हैं। सिक्किम जो है शेयर्स आर नैरो बॉर्डर विद ईस्टर्न नेपाल, तो ईस्टर्न नेपाल से सिक्किम की सीमाएं लगती हैं। वेस्ट बंगाल शेयर्स बाउंड्री थ्रू दार्जिलिंग एंड सिलीगुड़ी कॉरिडोर। उत्तराखंड शेयर्स अ लॉन्ग बॉर्डर विद वेस्टर्न नेपाल। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई थोड़ा मैपिंग के बारे में। क्वेश्चन 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ वन ऑफ दोज स्टेट्स दैट हैव नो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एट ऑल। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ऐसा है जहां पंचायती राज संस्थाएं बिल्कुल नहीं हैं। तो ऑप्शन में दे रखा है आसाम, गुजरात, नागालैंड, पंजाब। तो नागालैंड है इसका आंसर। नागालैंड में जो है कोई भी पंचायती राज पीआरआई इंस्टीट्यूशन नहीं है। नागालैंड हैज़ नो फॉर्मल पंचायती राज सिस्टम ड्यू टू स्पेशल प्रोविजन अंडर आर्टिकल 371A। आसाम में 3 टायर जो है पंचायती राज सिस्टम है। गुजरात में जो है पहला स्टेट है इम्प्लीमेंट करने वाला, जो 73rd अमेंडमेंट हुआ था। पंजाब में 3 टायर जो है सिस्टम है। तो भाई 3 टायर पीआरआई जो है हमारा जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, जो है 3rd टायर सिस्टम है। ठीक है, और 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992 में, तब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था पीआरआई को, पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार की विधायी शाखा है। तो लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स कौन से हैं यूनियन गवर्नमेंट के। तो ऑप्शन में दे रखा है जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव असेंबली, एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जो है लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, ये लॉ बनाते हैं भाई, पार्लियामेंट जो है हमारी संसद जो है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं क्या है। तो इंडियन पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट है। जुडिशियरी इंटरप्रेट्स लॉज को इंटरप्रेट करता है। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है स्टेट जो है लेवल बॉडी है, जैसे लोकसभा होती है ऐसे ही स्टेट लेवल जो है असेंबली होती है, एमएलए जो चुन के आते हैं। एक होती है स्टेट लेवल जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, जैसे कि राज्यसभा होती है, ऐसे ही स्टेट में स्टेट लेवल जो है काउंसिल होती है। ऐसे ही जैसे असेंबली होती है लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट में, ऐसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल है लोकसभा और राज्यसभा की तरह। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में पीएम, मिनिस्टर्स इम्प्लीमेंट्स करते हैं लॉज को। तो ये कह रहा है, इसका कहने का मतलब है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स जो लॉ बनाते हैं तो वो है पार्लियामेंट। ठीक है, जुडिशरी का तो आप ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट कर दोगे। क्वेश्चन 18 है, विच आर्टिकल हैज़ अ सिमिलर प्रोविजन टू दैट ऑफ आर्टिकल 32 एंड डील्स विद रिट जुरिस्डिक्शन। तो कौन सा अनुच्छेद जो है 32 जैसा है और रिट अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन है 227, 228, 225 या आर्टिकल 226। तो आर्टिकल 226 बिल्कुल आर्टिकल 32 के जैसा है। अगर किसी के जो है फंडामेंटल राइट्स
जो है ब्रीच हो जाते हैं तो एग्रीव्ड जो पर्सन होता है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो अगर उसे हाई कोर्ट में जाना होगा तो आर्टिकल 226 के अंडर वो जो है हाई कोर्ट में जा सकता है, रिट इशू हो सकती है। ठीक है, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट्स पावर टू इशू रिट। तो ये हाई कोर्ट की पावर है जो रिट इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल 226 के अंडर, वाइडर देन आर्टिकल 32 एज इट कवर्स देन अदर लीगल राइट्स। तो इसकी जो पावर है, हाई कोर्ट की जो पावर है रिट जुरिस्डिक्शन के अलावा और भी हैं। तो अगर आप देखिए किसी के अगर फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होते हैं तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है आर्टिकल 32 के अंडर, ओनली फंडामेंटल राइट्स ब्रीच पर। लेकिन जो 226 है आर्टिकल हाई कोर्ट का, उसमें देखिए रिट इशू तो करवा सकते हैं, दूसरे अदर जो लीगल जो राइट्स हैं उनके लिए भी जा सकते हैं। तो इसकी पावर्स थोड़ी वाइडर हैं हाई कोर्ट की इस मामले में। आर्टिकल 32 ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन। आर्टिकल 227 हाई कोर्ट सुपरिंटेंडेंस ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। आर्टिकल 228 ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट। आर्टिकल 225 हाई कोर्ट्स पावर्स कॉन्टिन्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर आर्टिकल 123 द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ दी। तो अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश बनाने की शक्ति डैश की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। तो राष्ट्रपति जी की जो है ऑर्डिनेंस जो है कौन इशू करते हैं, तो राष्ट्रपति जी इशू करते हैं अंडर आर्टिकल 123 के। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। फैक्ट हैं ये देख लेते हैं। ऑर्डिनेंस कैन बी इशूड व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, और ऑर्डिनेंस वैलिड रहेगा 6 वीक्स फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट। राज्यसभा पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट बट नो ऑर्डिनेंस पावर। लेजिस्लेटिव काउंसिल ओनली इन सम स्टेट्स, और सीजीआई हेड ऑफ द जुडिशरी नो लेजिस्लेटिव रोल। तो आपको पता होना चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विद द प्रायर परमिशन ऑफ डैश। तो राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो राज्य की बात हो रही है, राज्य की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें जो मनी बिल होता है और उसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है विद द प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आर्टिकल 207 गवर्नर्स रिकमेंडेशन इज नेसेसरी सिमिलर टू प्रेसिडेंट्स रूल्स एट यूनियन लेवल। फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस द बिल बट नीड्स अप्रूवल। क्या करता है, ऑडिट अथॉरिटी है, नॉट पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। और ऑडिटर जनरल ओल्ड नेम है कैग का। तो कैग किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 147 में, 148 में। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पंचायत्स। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है। तो ये देख लेते हैं, बताइए भाई आप थोड़ा सा, ये तो आपको सभी को पता होगा। पार्ट 4, पार्ट 9, पार्ट 7, पार्ट 10। तो पार्ट 9 जो है पंचायत से रिलेटेड है। पार्ट 9 में आर्टिकल 243 से 243 ओ, जो कि 73rd अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, तब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था पीआरआईज को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दे रखे हैं पार्ट 4 में। पार्ट 7 है, पार्ट 7 जो है रिपील कर दिया गया है, 7th अमेंडमेंट 1956 हुआ था उसमें हटा दिया गया है। पार्ट 10 में क्या है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, आर्टिकल 244। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। तो मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, फंडामेंटल राइट कैन बी एनफोर्स्ड बाय लॉ, गलत पूछा है, इनकरेक्ट यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग। तो फंडामेंटल राइट्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। और नेक्स्ट देख लेते हैं, फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। आर्टिकल 21 प्रोवाइड राइट टू लाइफ। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी गलत है, जो इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है। ये फंडामेंटल जो राइट्स हैं ये ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव नहीं किए गए हैं, ये किए गए हैं यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फैक्ट दे रखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट, वो देख लेते हैं क्या है। तो फंडामेंटल राइट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन।
और आर्टिकल 12 से 35 तक है। और आर्टिकल 21 इंटरप्रेट्स राइट टू लाइफ। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, नो फंडामेंटल राइट्स कंसेप्ट। बल्कि ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमने सिटीजनशिप ली है, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, पार्लियामेंट्री जो स्ट्रक्चर है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23, द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय दी। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो ऑप्शन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, कैग, प्राइम मिनिस्टर। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो ही वाइस प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं। ठीक है भाई, फैक्ट देख लेते हैं। आर्टिकल 69, ओथ एडमिनिस्टर्ड बाय सीजेआई और सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज। इन कॉन्ट्रास्ट प्रेसिडेंट इज सोन इन बाय सीजेआई टू। आर्टिकल 60, जो प्रेसिडेंट होते हैं उनकी शपथ भी सीजीआई दिलाते हैं, आर्टिकल 60 के अंदर दे रखा है। कैग जो है ऑडिट रिलेटेड जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पीएम हेड होते हैं एग्जीक्यूटिव के, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ एडमिनिस्ट्रेटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 24, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो ऑप्शन में दे रखा है पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 5। तो पार्ट 5 जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, क्योंकि यूनियन जो दे रखा है, यूनियन की जितनी भी पावर्स हैं वो पार्ट 5 में दे रखे हैं, पार्ट 5 के अंदर है। ठीक है भाई, तो आर्टिकल 63 से और 73 पार्ट 5 में कवर्स वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। और पार्ट 3 जो है फंडामेंटल राइट से डील करता है। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और पार्ट 6 के अंदर दे रखा है स्टेट एग्जीक्यूटिव गवर्नर्स। तो स्टेट की जो पावर्स हैं वो पार्ट 6 में दे रखी हैं, जितने भी आर्टिकल स्टेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25, विच आर्टिकल फ्रॉम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशंस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। आर्टिकल 38 में, 42 में, 40 में या 36 में? तो आर्टिकल 40 जो है पंचायत का मेंशन है इसमें, जो है डीपीएसपी का ये आर्टिकल है, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 कहता है स्टेट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडोड पावर्स। आर्टिकल 38 प्रमोट सोशल इकोनॉमिक जस्टिस। आर्टिकल 42 प्रोवाइड्स फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क। आर्टिकल 36 में डेफिनेशन दे रखी है स्टेट की। ठीक है, जो डेफिनेशन दे रखी है फंडामेंटल राइट्स में, एफआर में जो डेफिनेशन दे रखी है आर्टिकल 12 में या 13 में, उसी सेम डेफिनेशन है इसमें जो है फंडामेंटल राइट्स की, जो है डीपीएसपी का जो आर्टिकल 36 है। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, थ्रो विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज एडिड। तो कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है भाग 4A मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो ऑप्शन में दे रखा है 44th, 46, 48, 42nd। तो 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो इसमें देखिए 51A एक आर्टिकल ऐड किया गया था और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी गई थी 1976 में। और इंस्पायर्ड जो हुआ था ये यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड होके लिए हैं। और जो 40, और इसमें क्या है जो है 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं, तो 11th कब ऐड करी गई थी? तो 86 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 में, तब ऐड करी गई थी ये। ठीक है, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे ऐड की गई थी? तो स्वर्ण सिंह जो कमेटी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, उसकी रिकमेंडेशन पे ये जो है ऐड करी गई थी। तो पहले 10 ऐड करी गई थी, फिर बाद में 11th वाली 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो एक्ट हुआ था 2002 में, उसमें ऐड की गई थी। 44th जो अमेंडमेंट हुआ था 1978 में हुआ था, रिमूव राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। तो पहले 7 थे फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी को हटाकर, ठीक है, उसे सॉरी गाइज, तो लीगल राइट बना दिया भाई आर्टिकल 300A के अंडर राइट टू प्रॉपर्टी को। बाकी 80 जो 46 जो अमेंडमेंट है, इसमें क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस माइनस जो है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, सेल्स टैक्स डेफिनेशन दे रखी है।
48th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन पंजाब। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, इसे जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षाज्ञ का उल्लेख करता है? तो आर्टिकल दे रखे हैं। तो आर्टिकल 154, 156, 148, 136। तो आर्टिकल 148 के कैग से रिलेटेड है। कैग को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, टेन्योर 6 ईयर और अनटिल या फिर 65 ईयर। आर्टिकल 154 स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में है। 156 टेन्योर है गवर्नर का। 136 स्पेशल लीव पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आर्टिकल 72 है, 54 है, 74 है या 66 है। तो आर्टिकल 54 जो है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज जो है, जिसमें एमपीज और एमएलएज होते हैं जो कि इलेक्टेड होते हैं, नॉमिनेटेड नहीं होते इसमें। ठीक है। इलेक्टेड जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इसमें एमपीज होते हैं लोकसभा राज्यसभा के जो भी इलेक्टेड होंगे, और एमएलए जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं उसके एमएलए जो कि इलेक्टेड हैं। इसमें जो है इनके जो इलेक्शन में जो नॉमिनेटेड होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते। आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर है जो है प्रेसिडेंट की। 74 जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एड टू प्रेसिडेंट। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम एड एंड एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। और आर्टिकल 66 इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29, हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा। तो राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ऑप्शन में दे रखे हैं 12, 10, 20 या 15। तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है प्रेसिडेंट जी, जो राष्ट्रपति हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स फ्रॉम आर्ट, लिटरेचर, साइंस या सोशल सर्विसेज से होने चाहिए अंडर आर्टिकल 80। तो आर्टिकल 80 के अंडर इन्हें मनोनीत करते हैं। लोकसभा 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स, ये जो प्रोविज़न है हटा दिया था जो है 104th कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें। राज्यसभा टोटल स्ट्रेंथ 250 है, मैक्सिमम करंट है 245। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन एमरजेंसी। तो आपातकाल के दौरान इनमें से कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन में दे रखे हैं आपके आर्टिकल 15, 17, आर्टिकल 20, 21, आर्टिकल 14, 16, आर्टिकल 30, 32। तो आर्टिकल 20 और 21 राइट टू लाइफ, भाई ये थोड़ी ना छीनी जा सकती है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगर आपको एक भी पता है 20-21 में से थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। आर्टिकल 359, फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी एक्सेप्ट 20 एंड 21 आर्टिकल। आर्टिकल 20 जो है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, अदर कैन बी सस्पेंडेड विया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 जो है व्हाट वाज द एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना की वास्तविक वृद्धि दर क्या थी? तो ऑप्शन में दे रखा है 4.2, 4.2.6, 3.6, 2.1। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 3.6 थी भाई जो एक्चुअल ग्रोथ रेट थी। फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान आया था वो 1951 से 56 तक था। फोकस था इसका एग्रीकल्चर इरिगेशन पे, और टारगेट ग्रोथ रेट 2.1 था, अचीव किया था 3.6। सेकेंड 5 ईयर प्लान फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज, महाल नॉबिस पर बेस्ड था ये। और पहला वाला जो प्लान था होरोड डोमोर मॉडल पर बेस्ड था, होरोड डोमोर मॉडल। सेकंड जो है इसमें फोकस किया गया था हैवी इंडस्ट्रीज़ पे, महाल नॉबिस मॉडल पर बेस्ड था। फोर्थ जो प्लान था वो ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी पर था। और फिफ्थ में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इंदिरा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द ग्रोथ इन ऑल फूड ग्रेन्स आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो हरित क्रांति के बाद सभी खाद्यान्नों की वृद्धि कैसी थी? तो ऑप्शन में दे रखा है यूनिटरी, प्रोपोर्शनेट, अनप्रेडिक्टेबल या डिसप्रोपोर्शनेट। तो कैसी थी भाई? तो डिसप्रोपोर्शनेट थी, असमानुपातिक थी। ग्रीन रिवॉल्यूशन देखिए मेनली जो ग्रीन रिवॉल्यूशन मेनली बूस्टेड व्हीट एंड राइस प्रोडक्शन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में व्हीट और राइस प्रोडक्शन जो फूड ग्रेन थे उन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था।
और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया था, इरिगेशन का और पेस्टिसाइड्स वगैरह जो होते हैं इन सब का यूज किया गया था भाई। अदर क्रॉप्स लाइक पल्सेस कोर्स सीरियल्स लैग्ड बिहाइंड। तो जो अदर थे क्रॉप्स लाइक पल्सेस कोर्स सीरियल्स, इन पे थोड़ा कम ध्यान दिया गया था क्योंकि उस टाइम पे फूड की नीड थी भाई, और फूड ग्रेन्स में जो है गेहूं और चावल ही ज़्यादा थे। स्टार्ट कब हुआ था? 1967, 66, 67। तो अंडर एम एस स्वामीनाथन गाइडेंस, जो एम एस स्वामीनाथन जी हैं उनके गाइडेंस में, और इन्हें फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है एम एस स्वामीनाथन जी को। अगर वर्ल्ड के फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इंक्रीज्ड एज ऑफ 10 फरवरी 2023 बजट। तो 10 फरवरी 2023 के बजट के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि हुई है? तो ये क्वेश्चन भाई थोड़ा पुराना है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पर्सनल इनकम टैक्स या ऑक्टरी ड्यूटीज़, ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज़, या फिर कॉर्पोरेट टैक्स, कॉमर्शियल टैक्स। तो पर्सनल इनकम टैक्स जो है आंसर है इसका, ऑप्शन ए। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस आर सर्जेस ड्यू टू वाइडनिंग टैक्स बेस, एंड ऑक्ट्रॉय जो होता है अबॉलिश एंड रिप्लेस अंडर जीएसटी। कॉर्पोरेट टैक्स रिड्यूस द अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, और कॉमर्शियल जो टैक्स है सब्ज्यूम अंडर जीएसटी के अंदर आता है। कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है, डायरेक्ट टैक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34, व्हाट करेक्टली डिफाइंस चेंज ऑफ इन्वेंट्रीज ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग अ ईयर। तो किस विकल्प में एक वर्ष के दौरान किसी फर्म की इन्वेंट्री में बदलाव को सही परिभाषित किया गया है? ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, प्रोडक्शन ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर माइनस सेल ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चेंज इन इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, contributes to GDP as a part of investment. Inventories include raw material, WIP, finished goods. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। 35 जो है क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द एम्पिरिकली फिटेड रिलेशनशिप बिटवीन। एक मिनट रुकिए भाई, पेन ने थोड़ा काम करना बंद कर दिया है, टैब का देख लेता हूँ मैं क्या है। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा पेन में हो गई है दिक्कत चलाने में। 2 मिनट का सेकंड का लिए रुकिए भाई डियर लर्नर्स, 2 सेकंड का वेट करिए। चल गया, चलो भाई। कई बार ये इसका जो लीड है हिल जाती है भाई बार बार, काफ़ी टाइम हो गया ना इसे, तो इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज़ द एम्पिरिकली फिटेड रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी वेज एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नॉन एज। तो पैसे की दर, मजदूरी और बेरोजगारी दर के बीच अनुभवजन्य संबंध को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसे कहा जाता है फिलिप कर्व। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, फिलिप कर्व शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, और फ्राइडमैन क्रिटिसाइज इट्स इंट्रोड्यूस्ड एक्सपेक्टेशंस ऑग्यूमेंटेड कर्व। केनीज जो था एम्फसाइज एग्रीगेट डिमांड, और बूमोल ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी थ्योरी। तो थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रख लें इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1980। तो 1980 की औद्योगिक नीति वक्तव्य का निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आर्थिक उद्देश्य नहीं था? तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नहीं पूछा है, नॉट पूछा है। अलाउिंग द मैक्सिमम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो ये एक सोशियो इकोनॉमिक जो है ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो स्टेटमेंट थी 1980 का, ये उसका नहीं था भाई। अलाउिंग द मैक्सिमम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो मैक्सिमम कैसे कर सकते थे भाई? नॉट पूछा है, नॉट में सही है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में देख लेते हैं, 1980 पॉलिसी फोकस्ड ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, रूरल इंडस्ट्रीज, FDI प्रमोशन was a key feature in 1991 policy, not 1980. तो emphasize on efficiency, modernization and technology. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस। तो निम्नलिखित करों में के कार्यान्वयन को
जो कार्यान्वयन का क्रम है उसे पहचाने, इसमें दे रखा है। तो बताए भाई। तो ये है, इसका आंसर है 1 2 3 4, चारों हैं भाई इसके। तो लैंड रिवेन्यू, सेल टैक्स, मॉड वैट और सर्विस टैक्स। लैंड रिवेन्यू ओल्डेस्ट कॉलोनियल पीरियड टैक्स है। सेल्स टैक्स इंट्रोड्यूस बाय स्टेट 1930। मॉड वैट मॉडिफाइड वैट जो होता है इंट्रोड्यूस्ड इन 1986 मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और सर्विस टैक्स स्टार्ट इन 1994 स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट चैलेंजेस डज फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑफन फेस इन इंडिया। तो व्हाट चैलेंज डज फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑफन फेस इन इंडिया, तो भारत में जो विदेशी निवेश को आमतौर पर कौन सी चुनौती का सामना करना पड़ता है। तो ऑप्शंस में दे रखे हैं, तो इन्हें किस चुनौती का सामना करना पड़ता है, तो इन्हें करना पड़ता है इनकंसिस्टेंट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट फैक्ट में देख लेते हैं, अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसी शिफ्ट, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन टीटर एफडीआई, इंडियाज लार्जेस्ट कंज्यूमर बेस इज अ मेजर अट्रैक्शन, skilled labor availability is moderate in metors, competition exists but not primary barrier। तो इनकन्सिस्टेंट रेगुलेटरी जो है एनवायरनमेंट है, इसकी वजह से जो चैलेंजेस हैं वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को फेस करने पड़ते हैं इंडिया में। तो ये तो जनरल थोड़ा सा देखिए भाई, जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो अपने दिमाग को बिल्कुल खोल के जाएंगे। तो कई बार चीज़ें, कुछ लोग होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि जो मैंने पढ़ा है डिक्टो वही आएगा तो मैं करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो आपने दिमाग को बिल्कुल ओपन रखना है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम देखते टाइम, क्योंकि आपके पास टाइम कम रहता है और बिल्कुल क्विक एक्शन लेना है आपको। तो उसमें आपकी कॉमन सेंस भी काफ़ी काम आती है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, विच स्टेट इनिशिएटेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिड डे मील स्कीम इन एलिमेंट्री स्कूल्स। तो मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत किस राज्य ने प्राथमिक स्कूलों में की थी। तो ऑप्शंस में दे रखा है तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, तमिलनाडु ने की थी। 1982 में अंडर एमजी रामचंद्रन बिकेम नेशनल स्कीम, 1995 में नेशनल स्कीम बन गई है, एम टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड स्कूल अटेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, द नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 डिफाइंस यूथ एज अ पॉपुलेशन बिटवीन द एज ऑफ डैश एंड डैश। तो राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार युवा किस आयु वर्ग में आते हैं। तो ये आते हैं 15 से और 29 में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन। यूथ इन इंडिया 27% ऑफ पॉपुलेशन। नेशनल जो यूथ पॉलिसी है 2014 की रिप्लेस नेशनल यूथ पॉलिसी 2003। तो जो 2014 में आई थी उसने 2003 की जो पॉलिसी है उसे रिप्लेस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो भारत में जो दूसरी हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ये आपके ऑप्शन है, तो फोकसिंग ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसमें क्या था कि होलिस्टिकली डेवलपमेंट हो एग्रीकल्चर का, ठीक है, लाइवलीहुड का, और जैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है, और लाइवलीहुड अच्छी रहे। तो हॉलिस्टिकली डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया था। सस्टेनेबल होता है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें बचा कर रखनी है चीज़ें, ठीक है, एक वाइजली तरीके से यूज करनी है अभी जो हैं चीज़ें हमारे पास। तो फैक्ट में देख लेते हैं, एम्फेसाइज्ड प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी एंड इंक्लूसिवनेस, फोकस्ड ऑन ईस्टर्न इंडिया, बिहार, उड़ीसा। वैसे ऑल ओवर इंडिया पे ही फोकस किया गया था सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन में। प्रमोटेड प्लस पल्सेस ऑयल सीड्स अलॉन्ग विद सीरियल्स, क्योंकि जो पहला ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें हमने फूड ग्रेन्स पे काफ़ी ध्यान दिया था, वीट और राइस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट गेव अ मेजर इम्पेटस टू द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में कपास वस्त्र उद्योग को किसने प्रमुख प्रेरणा दी। तो ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947, एक्सपोर्ट रॉ कॉटन टू इंग्लैंड, स्वदेशी मूवमेंट और डेवलपमेंट ऑफ रेलवे नेटवर्क। तो ये कह रहा है व्हाट गेव अ मेजर इम्पेटस टू द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो डेवलपमेंट ऑफ रेलवे नेटवर्क, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रेलवे कनेक्टेड कॉटन फील्ड टू द मिल्स एंड पोर्ट्स, पार्टीशन कॉज्ड
डिस्ट्रप्शन इन रॉ मटेरियल सप्लाई, स्वदेशी मूवमेंट बूस्टेड इंडियन टेक्सटाइल प्री इंडिपेंडेंस, और एक्सपोर्ट टू इंग्लैंड रिड्यूस पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो कम हो गया था भाई जो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो एक्सपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब्स माइक्रो फाइनेंस। तो माइक्रो फाइनेंस की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है? तो बैंकिंग सर्विसेज टू लो इनकम ग्रुप्स विदाउट फाइनेंशियल एक्सेस। तो यहाँ पे है ऑप्शन बी, बैंकिंग सर्विसेज टू लो इनकम ग्रुप्स विदाउट फाइनेंशियल एक्सेस। तो फैक्ट देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। ऑरिजिनेटेड इन 1970s, द ग्रामीण बैंक मोहम्मद यूनुस ने एंड ऑफर क्रेडिट्स इंश्योरेंस सेविंग टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स स्मॉल बोरोवर्स। इंडिया में नाबार्ड ने सपोर्ट किया था सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंक लिंकेज मॉडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। तो निम्नलिखित में से कौन पूंजी प्राप्तियों का उदाहरण है? तो ये आपको बताना है, ये हैं आपके ऑप्शंस। तो ये है रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स। तो ये एक कैपिटल जो है रिसिप्ट का उदाहरण है, पूंजी प्राप्तियों का जो है रिवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स। तो कैपिटल जो रिसिप्ट होती है इंक्लूड बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स, रिवेन्यू रिसिप्ट जो टैक्स आते हैं, फीस आती है, इंटरेस्ट और डिविडेंड आता है। ग्रांट इन एड में एक्सटर्नल एड मिलती है, रिवेन्यू रिसिप्ट है। टैक्स ऑलवेज रिवेन्यू इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, व्हाट इज़ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफर्ड टू बिजनेसेस इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र में व्यवसायों को मुख्य लाभ क्या दिया जाता है? ऑप्शन में दे रखा है टैक्स एंड ड्यूटी कंसेशन, गारंटेड मार्केट शेयर, मैंडेटरी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट या अनलिमिटेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, टैक्स एंड ड्यूटी कंसेशन दिया जाता है इसमें, टैक्स में कुछ छूट दी जाती है और ड्यूटी में भी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एम्स टू बूस्ट एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए ये बनाया जाता है। प्रोवाइड इनकम टैक्स हॉलीडे, कस्टम ड्यूटीज़ एग्जाम्पशंस, एफडीआई अलाउज अंडर ऑटोमेटिक रूट। और फर्स्ट जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो गुजरात में बना था, कांडला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46, इन द ईयर 1925 हु एक्सट्रैक्टेड लिपिड्स फ्रॉम एन एरिथ्रोसाइट सैंपल एंड फाउंड दैट लिपिड मोनोलेयर्स आर गुड फॉर मेजरिंग मॉलिक्यूलर सरफेस एरिया वर्सेस लेटरल प्रेशर। तो 1925 में किसने एक एरिथ्रोसाइट नमूने से लिपिड निकाले और पाया कि लिपिड मोनोलेयर्स आणविक सतह क्षेत्र बनाम पार्श्व दबाव को मापने के लिए अच्छे होते हैं? किसने किया था भाई ये? तो ये किया था गॉटर एंड ग्रैंडेल ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ये ऑप्शन ए। ठीक है भाई, तो गॉटर एंड ग्रैंडेल ने। फैक्ट में देख लेते हैं, डिस्कवर्ड लिपिड बाइलेयर मॉडल, फॉर्म्ड बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, और एवरी डिस्कवर्ड एवियरी डिस्कवर्ड डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, और रुस्का जो इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, हाउ लॉन्ग विल अ साउंड वेव टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर विच हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 किलोहर्ट्ज़ एंड वेवलेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो 5 किलोहर्ट्ज़ आवर्ती और 6 सेंटीमीटर तरंग दैर्ध्य वाली ध्वनि तरंग को 1.5 किलोमीटर यात्रा करने में कितना समय लगेगा? तो ये 5 सेकंड लगेंगे भाई, ऑप्शन सी यहाँ पे दे रखा है, तो आप देख लें इसका सॉल्यूशन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज एमिट्स रेड लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट। तो इनमें से कौन सी गैस बिजली प्रवाहित करने पर लाल प्रकाश उत्सर्जित करती है? तो ये नियॉन गैस है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नियॉन जो लाइट्स है एमिट ब्राइट रेड ऑरेंज ग्लो। आर्गन जो है एमिट करती है ब्लू कलर, वॉयलेट ब्लू और वॉयलेट लाइट। हीलियम एमिट प्ले येलो लाइट यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग साइंस। क्वेश्चन नंबर 49 है, एन इलेक्ट्रिक आयरन रिक्वायर्स अ डैश फ्यूज टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किटिंग। तो शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए एक विद्युत इस्त्री को किस रेटिंग का फ्यूज चाहिए? तो यहाँ पे बताना है कौन सा फ्यूज़ जो है रिक्वायर्ड होता है। तो ये 5 एम्पियर का, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर।
हाई पावर अप्लायंस नीड हायर फ्यूज़ रेटिंग, तो फ्यूज़ प्रिवेंट्स एक्सेसिव करंट को प्रिवेंट करता है, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। हु फर्स्ट स्टेटेड द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट पोस्टुलेट दैट एवरी सब्सटेंस हैज़ अ स्पेसिफिक बेंडिंग रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अपवर्तन के सिद्धांत को सबसे पहले किसने बताया, जिसमें कहा गया कि प्रत्येक पदार्थ की एक विशिष्ट वक्रता अनुपात होती है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। तो किसने बताया था? विलेबोर्ड स्नेलियस ने। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ये कुछ फैक्ट हैं, ये भी देख लें भैया आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। कैलोरीमीटर इज अ स्मॉल कंटेनर मेड ऑफ थिन शीट ऑफ डैश विद गुड थर्मल कंडक्टिविटी। तो कैलोरीमीटर एक पतली शीट से बना छोटा पात्र होता है जिसमें अच्छी ऊष्मीय चालकता होती है। तो आपको बताना है किसकी बनी होती है ये। तो कॉपर की बनी होती है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, कॉपर। सिल्वर नहीं है भाई, चांदी नहीं है, इसका आंसर कॉपर है। कॉपर कॉस्ट इफेक्टिव एंड गुड कंडक्टर। सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ बट कॉस्टली होता है। यूज टू मेजर हीट ट्रांसफर इन एक्सपेरिमेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। क्वेश्चन नंबर 52। आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा एज अ स्टेट ऑफ मैटर। तो पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था का एक उदाहरण पहचाने। तो ऑप्शंस में दे रखा है ब्लड, ड्राई आइज, फ्रेयॉन या नियॉन साइन बल्ब्स। तो ये नियॉन साइन बल्ब्स होते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, प्लाज्मा जो है आयोनाइज्ड गैस विद फ्री इलेक्ट्रॉन, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। और एग्जाम्पल जो है ये जो नियॉन साइन बल्ब है ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। एग्जाम्पल्स हैं स्टार लाइट, लाइटनिंग्स एंड प्लाज्मा टीवीज। इतना आपको ध्यान रखना है। आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा एज अ स्टेट ऑफ मैटर, ये है नियॉन साइन बल्ब, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 53 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर एन इंटरनल जा इज यूज टू मेजर। तो जो वर्नियर कैलिपर होता है उसके संदर्भ में आंतरिक जो जबड़ा होता है किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है इंटरनल डायमीटर ऑफ होलो ऑब्जेक्ट। ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है होलो, तो इसका जो इंटरनल डायमीटर होता है इसे मापने के लिए उपयोग किया जाता है ये। ठीक है, आउटर जार्ज जो होते हैं एक्सटर्नल डायमेंशंस को मापने के लिए। इंटरनल जा मेजर इनर डायमीटर। और वर्नियर कैप जो स्केल होता है प्रिसीजन अप टू 0.1 mm और लेस देन। क्वेश्चन नंबर 54 है हु रिकॉन्साइल्ड डाल्टन्स एटॉमिक हाइपोथेसिस विद गे लुसाक्स रिजल्ट ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम इन 1811। तो 1811 में डाल्टन की परमाणु परिकल्पना को गे लुसाक के आयतन के संयोजन परिणामों से किसने जोड़ा? तो ये जोड़ा था अमीदियो अवोगाद्रो ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन बी अमीदियो अवोगाद्रो। Avogadro's hypothesis equal volume of gases contain equal number of molecules। Avogadro's नंबर कई बार पूछ लेते हैं तो याद रखना है आपको, ये बॉयल्स जो है प्रेशर वॉल्यूम लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन फोकस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, वेयर विल द इमेज फॉर्म्ड। तो हिंदी में देख लेते हैं भाई। एक उत्तल लेंस के बाएं फोकस पर एक वस्तु रखी गई है और छवि कहाँ बनेगी, कि जो शैडो है तो वो कहाँ बनेगी, इमेज जो फॉर्म्ड होगी वो कहाँ फॉर्म्ड होगी, इन्फिनिटिव पर फॉर्म होगी जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा जाता है। उत्तल लेंस के बाएं फोकस पर एक वस्तु रखी जाती है तो जो इमेज बनेगी उसकी एट इन्फिनिटी ऑन द राइट साइड। कॉन्वेक्स लेंस जो है पैरेलल जो है रेज कन्वर्ज एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट फोकस रेज बिकम पैरेलल, इमेज इन्फिनिटी पर बनती है, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। तो 56 क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड यूज्ड अबाउट डैश थिक गोल्ड फॉयल फॉर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के लिए लगभग कितनी मोटी सोने की पन्नी का प्रयोग किया? तो इन्होंने किया था 1000 एटम्स की।
जो 1000 एटम्स मोटी जो सोने की जो पन्नी है, थिक गोल्ड फॉइल है, उसका उपयोग किया था एक्सपेरिमेंट के लिए। लेड टू डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस एंड मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू सम डिफ्लेक्टेड और प्रूव्ड एटम्स आर मोस्टली एम्प्टी स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57। वाई डज द मिल्कमैन एड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क? तो दूध वाला ताज़े दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है? तो आंसर है इसका टू इंक्रीज द पीएच टू अल्कलाइन। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, क्षारीय करने के लिए। फैक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखे हैं। बेकिंग सोडा इक्वल टू सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, प्रिवेंट्स ड्यूरिंग द मिल्क बाई नेचुरलाइजिंग लैक्टिक एसिड, प्रिवेंट्स सोर्सिंग ऑफ मिल्क बाई न्यूट्रलाइजिंग लैक्टिक एसिड, और मिल्क का जो पीएच होता है 6.6 है बिकॉज अल्कलिनिटी टेम्पोरेरीली होती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। तो 58 क्या कह रहा है भाई? इफ़ ए बार मैग्नेट इज हंग फ्रॉम आ, एक मिनट रुकिए भाई, ये बार बार ना हैंग कर रहा है, नहीं क्यों ये जो, एक मिनट सेकंड का एक ले लेते हैं, क्योंकि ये जो टैब है ना ये बार बार हिल रहा है, इसका जो लीड है, तार है जो इसका, तो ये भाई चेंज करना पड़ेगा मुझे। देख लेते हैं, अभी भी नहीं चल रहा है, एक मिनट गाइस। तो देख लेते हैं कैसे, क्या दिक्कत आ रही है इसमें। कनेक्ट तो हो रहा है लेकिन ये चल नहीं रहा है, नहीं पा रहा है भाई। वेट करिए भाई, 2 सेकंड का वेट करिए बस, ठीक है। चल गया, देखते हैं, चलो आगे चलता है नहीं चलता। तो क्वेश्चन नंबर 58 है, इफ़ अ बार मैग्नेट इज हंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग इन विच डायरेक्शन डज इट इट्स नॉर्थ पोल पॉइंट? यदि एक छड़ चुंबक को धागे से लटकाया जाए तो उसका जो उत्तर ध्रुव है किस दिशा में संकेत करेगा, ये आपको बताना है। तो ये नॉर्थ दिशा में संकेत करेगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कुछ फैक्ट है इंपॉर्टेंट। अर्थ मैग्नेटिक साउथ पोल इज नियर ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, हैंस नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट पॉइंट नॉर्थ एंड यूज्ड इन एनकम्पास, जो कंपास होता है उसमें नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। इन द राइट हैंड थंब रूल द थंब इज डायरेक्टेड टुवार्ड्स द डायरेक्शन ऑफ। तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो ये करता है करंट की ओर, ठीक है, करंट की डायरेक्शन बताता है जो थंब होता है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फैक्ट में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट में। तो फिंगर्स जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब करंट की, यूज टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग वायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। विच टाइप ऑफ रेडिएशन हैज़ वेरी शॉर्ट लेस देन 10 नैनोमीटर वेवलेंथ प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव लाइटनिंग एंड रेडियो एक्टिव डिके? तो कौन सी विकिरणा ने बहुत कम तरंग दैर्ध्य लेस देन 10 नैनोमीटर की होती हैं और नाभिकीय विस्फोटों बिजली तथा रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न होती हैं? तो ये गामा रेज हैं भाई, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। गामा रेज हाई एनर्जी शॉर्ट वेवलेंथ, जिसकी एनर्जी हाई होती है उसकी वेवलेंथ जो है शॉर्ट होती है। फिर बंद हो गया है भाई चलना, एक मिनट रुकिए गाइस, ये इसमें दिक्कत आ ही रही है। लीड है ना जो चेंज कर लूँगा मैं, नई लीड ले आऊँगा, कर लेंगे चेंज। कई बार आ जाती है चलती हुई टेक्निकल चीज़ों का भाई, कुछ ना थोड़ा सा पता होता नहीं है, कब ये बीच में ना छूट जाए। काफ़ी सही चल रहा था और आज ही पता नहीं इसमें क्या हो गया है, बट कोई नहीं, अब टेक्निकल चीज़ों की ऐसी ही थोड़ी बात रहती है। ठीक है। गामा रेज हाई एनर्जी शॉर्ट वेवलेंथ है, जिसकी एनर्जी हाई होती है शॉर्ट वेवलेंथ होती है। कैन पेनेट्रेट डीपली, यूज्ड इन रेडियो थेरेपी। यूवी नेक्स्ट शॉर्टर देन विजिबल लाइट। तो अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं शॉर्टर होती हैं विजिबल जो लाइट होती है उससे। क्वेश्चन 61 है, विच टू ऑर्गेनिक केमिस्ट आर नोन फॉर ऑब्जर्विंग द peroxide effect in adding reagent
अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स इन 1933। तो 1933 में असंतृप्त यौगिकों में अभिकर्मकों को जोड़ने में पेरोक्साइड प्रभाव का अवलोकन करने वाले दो कार्बनिक रसायनज्ञ कौन थे? तो ये कौन थे? मॉरिस एस कार्ज एंड फ्रैंक आर मायो। तो इनका नाम ध्यान रखना है, आपको पूछ सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम में। पेरोक्साइड इफेक्ट जो है कर्ज इफेक्ट, और रिवर्स मार्को विनकॉव्स रूल्स occurs in HBr addition to alkenes in presence of peroxide. Justus von Liebig द वॉलर, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं भाई, सिंथेसाइज यूरिया, स्टार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इतना आपको ध्यान रखना, बस इनका नाम ध्यान रखना है, ज़्यादा याद नहीं रखना। क्वेश्चन नंबर 62 है, इन विच म्यूजिकल नोट डिड न्यूलैंड पुट द मेटल CONI विद हेलोजेंस। तो न्यूलैंड ने किस जो है संगीत में सुर में CO एंड NI को हेलोजन के साथ रखा? तो FA के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो लॉ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव 1865 में दिया था। जो है एवरी एट्थ एलिमेंट सोज सिमिलर प्रॉपर्टीज़। कोबाल्ट जो है और निकल जो है प्लेस्ड विद हेलोजन अफला। लेटर करेक्ट किया था मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल में। लेटर करेक्टेड इन मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल में इसे करेक्ट किया था। जो कोबाल्ट और निकल है NI, CO का जो कैपिटल का सिंबल जो है वो है कोबाल्ट, और NI जो है निकल का सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, एन ऑर्गेनिक रिएक्शन यूज्ड टू कन्वर्ट एन एराइल डायजोनियम साल्ट इनटू एन एराइल हैलाइड यूजिंग अ कॉपर आई हैलाइड कैटलिस्ट इज कॉल्ड। तो कॉपर आई हैलाइड उत्प्रेरक का उपयोग करके एरिल डायजोनियम लवण को एरिल हैलाइड में बदलने की कार्बनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये सेंडिमियर रिएक्शन बोलते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में देख लें, थोड़ा सा पढ़ लें इनके बारे में भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ब्लेज स्कीमैन मेक अराइल फ्लोराइड यूजिंग डायजोनियम साल्ट, और गेटरमैन फॉर्मल जो है फॉर्मल माइलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट सैलिनिटी। तो निम्नलिखित में से किसकी लवणता सबसे अधिक है? ऑप्शंस में दे रखे हैं आपके, ग्रेट सॉल्ट लेक, वॉन लेक्स, रेड सी, डेड सी। तो डेड सी की सबसे ज़्यादा है। और कुछ फैक्ट दे रखे हैं, डेड सी सैलिनिटी है 340 से जो है 370, ड्यू टू हाई इवेपोरेशन एंड नो आउटलेट नहीं है, इवोरेशन जो है इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा है इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का IUPAC नेम क्या है, कई बार पूछ लेते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, और टेरिटरी ब्यूटाइल ग्रुप CS3 3C, अल्कोहल ऑन सेंट्रल कार्बन OH सेकेंड ऑन सेकेंड कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66, विच ऑफ द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज नॉट आर रेडॉक्स रिएक्शन। तो निम्नलिखित में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? तो ऑप्शन डी, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कुछ फैक्ट दे रखे हैं, CaCO3 CaO प्लस CO2, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, अदर इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अदर्स में जो इन्वॉल्व होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67, तो पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट, पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट इज ऑल्सो नोन एज। तो बेरियम सल्फेट पर पैलेडियम को किस नाम से जाना जाता है? तो ये रोजमुंड कैटलिस्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी, रोजनमुंड कैटलिस्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये देख सकते हैं आप। यूज टू रिड्यूस एसाइल क्लोराइड to aldehydes, PD poisoned by sulfur to prevent over reduction, Cannizzaro base induce disproportionation।
तो ये आपको पता होना चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो 68, द डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन हॉट प्लेटिनम सरफेस इज डैश ऑर्डर रिएक्शन एट हाई प्रेशर। तो ये आप देखिए, उच्च दाब पर प्लेटिनम सतह पर गैसीय अमोनिया का अपघटन किस क्रम की अभिक्रिया है। तो ये किस क्रम की अभिक्रिया है भाई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन एंड हैपन्स व्हाट सरफेसेस व्हेन हैपन्स व्हेन सरफेस इज सैचुरेटेड। जब सरफेस सैचुरेटेड होते तब होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 69, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स व्हेन कैटलिस्ट सरफेस इज सैचुरेटेड बाय रिएक्टेंस। भाई थोड़ा सा आज बियर कर लीजिए, ये जो है ना, इसे चलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, बट हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देने लगा है भाई अब ये। तो देख लेते हैं आगे चल रहा है या नहीं चल रहा। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इसमें, आगे इसको चेंज कर देंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1 मिनट लग रहा है, 2-3 बार हो चुका है ये, बार बार पता नहीं कैसे हिल जाता है। वही है ना, टेक्निकल चीज़ों में ग्लिच आ जाता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है टेक्निकल चीज़ों का, भरोसा नहीं रहता। ठीक है, देखते हैं फिर से एक बार कोशिश करके। 100 क्वेश्चन तो हमें कंप्लीट करने ही है भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। आज अभी करेंगे हम 100 क्वेश्चन। ठीक है, हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 100 क्वेश्चन हमारे पूरे कंप्लीट होने चाहिए। फिर भी देखते हैं एक बार, अगर कुछ हो पाएगा तो इसका सॉल्यूशन। चलो चल तो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट हम अपने क्वेश्चंस निपटा लेते हैं। क्या है, फिर चला गया यार ये, पता नहीं यार, ऐसे जब होता है ना तो दिक्कत होती है। ये में फ्लो जो है बिल्कुल बिगड़ जाता है, मतलब पढ़ाओ और फिर ये ऐसी चीज़ें हो जाए ना तो कंट्रोल से बाहर है हमारे, पता नहीं कभी। 1 मिनट रुकिएगा इस बस, बात हटा के फिर पता नहीं क्या हो जाता है, बट इसे चेंज कर दूंगा मैं आज या कल में। ये भी नहीं चल रहा है तो क्या है इस दिक्कत। मिनट का, एक मिनट में लीड चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि ये काम नहीं करेगा ना तब तक कुछ फ़ायदा होगा नहीं। हाँ, फिर ये कैसे हम, जब काम ही नहीं होगा तो। मैं लीड चेंज लीड पड़ी है भाई, उसे देख रहा हूँ। अगर वो कर लेती है तो देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या है। ये तो बिल्कुल ही काम नहीं कर रही है सेकंड वाली तो, वो तो थोड़ा बहुत कर भी रही थी। वेट, 2 सेकंड का वेट भाई, पानी वानी पी लीजिए अगर आपको पानी वानी पीना है तो, किसी भी पते हो। हाँ, आप पानी पी सकते हैं। 2 सेकंड का हम ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। सेकंड फिर से मैं सही कर लूँ, आप पानी वानी पी सकते हैं। ठीक है डियर लर्नर्स, 1 मिनट रुकिए बस, चलेगा। आज हमें 100 क्वेश्चन अपने कंप्लीट करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, वैसे देखो दिक्कतें तो आती हैं लाइफ में, इतना हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है इन सब चीज़ों की, कोई नहीं। ठीक है, अभी भी नहीं चल रहा है ये, तो हमने कोशिश करके देख ली है, और भी कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो क्या हो गया है पता नहीं। तो बिल्कुल करना है, तो यहाँ पे चल तो गया भाई, चलो। वो है ना, ये जो इसकी लीड है ना भाई, इसमें दिक्कत आ रही है, तो ये पता नहीं अचानक से आई है। कल तक ये सही चल रहा था काफ़ी, और काफ़ी अच्छा भी चल रहा था, ठीक के लिए ये दिक्कत।
चलो ऐसे ही पढ़ाएंगे अब हम थोड़ा सा इसको। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रिएक्शन अकर्स व्हेन कैटलिस्ट सरफेस इज सैचुरेटेड बाय रिएक्टेंट। तो इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। एक मिनट लर्नर्स, आज तो भाई दिक्कत हो रही है इसमें, और काफ़ी मशक्क़तों के बाद भी ये नहीं चलने वाला है। तो हम देखते हैं एक बार क्या है इसका सिस्टम है। कोई नहीं, कंप्लीट तो हम करके जाएंगे आज, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी दिक्कत आ जाए, आज हम कंप्लीट करके जाएंगे। What type of reaction occurs when catalyst surface is saturated by reactants? तो जब उत्प्रेरक की सतह अभिकारकों से संतृप्त हो जाती हैं तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो ये आपको बताना है। तो ये होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो एंजाइम कैटलाइज्ड और सरफेस लिमिटेड रिएक्शन सोज जीरो ऑर्डर बिहेवियर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 70, व्हेन हालो अल्केन्स एंड अराइल अराइल जो है विनाइल हेलाइड्स, अराइल और फिनाइल हेलाइड्स रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम मेटल, दे यील्ड विद रिएजेंट। तो हेलो एल्केन्स एंड एरिल विनाइल हेलाइड्स जब मैग्नीशियम से अभिक्रिया करते हैं तो कौन सा अभिकर्मक बनता है, तो ये बनता है भाई ग्रीनार्ड रिएजेंट। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीयता का सही क्रम है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। CSOH, KOH, NaOH, LiON। तो बेसिसिटी जो है इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू वीकर MOH बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्गर बेस तो मोर OH नेगेटिव अवेलेबिलिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72, हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ कंबशन विद ऑक्सीजन रिफ्यूटिंग फ्लोजिशन फ्लोजिस्टन थ्योरी। तो किसने ऑक्सीजन के साथ जो है दहन का सिद्धांत विकसित किया और फ्लोजिस्टन सिद्धांत को खारिज किया। तो रिफ्यूटिंग फ्लोजिस्टन थ्योरी, तो ये किसने किया था भाई, तो ये किया था ऑप्शन ए एंटोनी लॉवजियर ने। तो एंटोनी लॉवजियर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। प्रोनाउंसिएशन में आप देख ले भाई, कई बार दिक्कत हो जाती है प्रोनाउंसिएशन में मुझे, ठीक है। तो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, इनके बारे में जो फैक्ट दे रखे हैं, कॉइन टर्म ऑक्सीजन प्रूव्ड मास कंजर्वेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज़ द सैलिनिटी ऑफ द डेड सी पर लीटर ऑफ वाटर। तो डेड सी में प्रति लीटर जल की लवणता कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो ये होती है 440 ग्राम। तो ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एक्सट्रीमली सलाइन मेक्स फ्लोटिंग इजीली, नो एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74, हीटिंग लीड नाइट्रेट एमिट्स ब्राउन फ्यूम्स ऑफ विच गैस। तो सीसा जो है लेड है, हीटिंग लेड नाइट्रेट, लीड नहीं है ये, लेड नाइट्रेट है। हीटिंग लेड नाइट्रेट एमिट्स ब्राउन फ्यूम ऑफ विच गैस। तो सीसा नाइट्रेट को गर्म करने पर किस गैस के भूरे धुएं निकलते हैं, तो ये निकलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। ऑप्शन सी, जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो ये ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं, वो कौन सी गैस के होते हैं, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75, तो ये है, व्हाट वाज द एटॉमिक मास ऑफ एका एल्यूमिनियम प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव। तो मेंडलीव द्वारा भविष्यवाणी की गई एका एल्यूमिनियम की परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो ये क्या है भाई, तो ये 68 है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो एका एल्यूमिनियम वाज लेटर डिस्कवर्ड एज गैलियम, एटॉमिक मास 69.7। प्रिडिक्शन शोड एक्यूरेसी ऑफ मेंडलीव टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76, द ग्रोथ फॉर्म ऑफ अ प्लांट कंप्राइजिंग इट्स साइज शेप एंड ओरिएंटेशन इज नोन एज।
द ग्रोथ फॉर्म ऑफ प्लांट कंप्राइजिंग इट्स साइज शेप एंड ओरिएंटेशन इज नोन एज, तो किसी पौधे के वृद्धि रूप जिसमें उसका आकार, रूपरेखा, अभिविन्यास शामिल होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, तो है उसे बोलते हैं हैबिट। ठीक है, आदत। तो जहाँ पे ग्रोथ फॉर्म ऑफ प्लांट कंप्राइजिंग इट्स साइज शेप एंड ओरिएंटेशन इज नोन एज, तो उससे बोलते हैं हैबिट। तो किसी पौधे का वृद्धि रूप में उसका आकार, रूपरेखा, अभिविन्यास शामिल होता है तो हैबिट बोलते हैं। हैबिट साइज शेप एंड फॉर्म ऑफ अ प्लांट, ट्री, हर्ब्स। हैबिटेट नेचुरल लिविंग एरिया होता है फॉरेस्ट और डिजर्ट का, एनवायरनमेंट, सराउंडिंग कंडीशन अफेक्टिंग लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77। हबा हबार्डिया हेप्टान्यूरोन which has become endangered, it's is a species of which of the following? तो हबार्डिया हेप्टान्यूरोन्स। तो भाई कई बार ना प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ जाती है, मुझे तो आती है भाई कई बार। नेम थोड़े से ऐसे होते हैं कि जिन्हें पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, बट ठीक है, एग्ज़ाम में आ जाए तो कर लेंगे हमें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं अपना क्या है। फिर से टहल गया क्या? अबे यार क्या कर रहा है? तो हमारा नेक्स्ट है वो देख लेते हैं, 1 मिनट रुकिए डियर लर्नर्स। फिर से इसको कुछ हो गया है, अच्छा वाला चल रहा था फिर पता नहीं क्या हो गया इसमें। एक मिनट भाई, आज के लिए हम थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैनेज कर लीजिए, फिर कल से ये ठीक हो जाएगा चाहे कुछ भी हो। तो हुबार्डिया हेप्टा न्यूट्रॉन्स विच हैज़ ऑल्सो एंडेंजर्ड इज अ स्पीसीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये है भाई हुबार्डिया हेप्टा न्यूरॉन्स, जो अब संकटग्रस्त हो गया है, निम्नलिखित में से किसका एक प्रजाति है? तो ये ग्रास की एक प्रजाति है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एंडेमिक टू कर्नाटका, वेस्टर्न घाट्स में मिलती है ये, और बिलोंग टू पोएस फैमिली, पोएसिस, पोएसीज फैमिली, क्या है जो भी है। क्वेश्चन नंबर 78 है, व्हाट काइंड ऑफ फाइलोटैक्सी वाज एग्जामाइंड इन अ गुआवा प्लांट? तो गुआवा पौधे में किस प्रकार की पत्तियों की व्यवस्था फाइलोटैक्सी देखी गई? तो ये देखी गई अपोजिट, विपरीत, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो व्हाट काइंड ऑफ फाइलोटैक्सी वाज एग्जामाइंड? तो अपोजिट। तो अपोजिट टू लीव्स अराइज एट द सेम नोड अपोजिट टू ईच अदर, जैसे कुछ ऐसे क्या, ऐसे होती है ना कुछ इस तरीके से। अल्टरनेट लीव्स अराइज वन एट ईच नोड इन अल्टरनेटिंग फैशन, गुआवा, सीडियम, गुआजावा, इसका नाम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। द हेडक्वार्टर ऑफ द सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन सेल वॉज इन? तो द्वितीयक हरित क्रांति प्रकोष्ठ का मुख्यालय देश में था, तो ये था भाई पटना में, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फोकस ऑन ईस्टर्न स्टेट, बिहार, यूपी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, स्टार्टेड अराउंड, ठीक है, एम इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन राइस एंड पल्सेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 80 है, विच स्पीसीज इज नोन एज ब्लैक लिप्ड Pearl oyster found in the Indo-Pacific within tropical coral reef? तो काली ओठों वाली मोती सीप जो उष्णकटिबंधीय मूंगे की चट्टानों में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पाई जाती है, किस प्रजाति को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पिंकटाडा मार्गरेटी फेरा, तो पिंकटाडा मार्गरेटी फेरा को, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। Known for black pearls and lives in coral reefs used in pearl farming. Next question है question number 81. The green revolution technology resulted in an increase in cereal production from 72.4 million ton in 1965 to 66 million tons in 1978-79. तो हरित क्रांति तकनीक ने 1965-66 में 72.4 मिलियन टन से अनाज उत्पादन को 1978 1978 79 में कितने मिलियन टन बढ़ा दिया था?
तो ये 131.9 मिलियन टन तक बढ़ा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे फैक्ट देख लेते हैं। देखो, इंट्रोड्यूस्ड हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर्स का यूज़ था, मेजर क्रॉप्स थी वीट एंड राइस। इनिशिएट किसने किया था? तो MS स्वामीनाथन जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, विच सेट ऑफ डिजीज़ आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो किस सेट की बीमारियां बैक्टीरिया से होती हैं? तो ये जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है ये है टाइफॉइड, कोलेरा एंड ट्यूबरकुलोसिस। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, टाइफॉइड। सल्मोनेला टूफी जो है बैक्टीरिया है, कोलेरा विब्रियो कोलेरा एंड ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। बैक्टीरिया का नाम दे रखा है जिससे ये बीमारियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, माइक्रोब्स लाइक राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनाज एंड नाइट्रोबैक्टर आर यूज्ड फॉर। तो राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनाज एंड नाइट्रोबैक्टर जैसे सूक्ष्म जीव इसके लिए उपयोग किए जाते हैं। तो ये किए जाते हैं भाई नाइट्रोजन साइक्लिंग के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम्स जो फलीदार पौधे होते हैं। नाइट्रोसोमोनाज अमोनिया नाइट्रेट, अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। नाइट्रोबैक्टर क्या करता है? नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 84, फिल्ट्रेशन यूनिट्स इन ह्यूमन किडनीज आर कॉल्ड। तो मानव गुर्दों में अपशिष्टों की छनाई करने वाली इकाइयों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें नेफ्रॉन्स कहा जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फंक्शनल यूनिट है किडनी की, एंड ईच किडनी हैज़ 1 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, फिल्टर ब्लड्स एंड फॉर्म्स यूरिन्स। यूरिन बनाता है, ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन बनाता है। क्वेश्चन 85 है, विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड एज एव्स। तो एव्स के रूप में किन जीवों को वर्गीकृत किया गया है? तो ये किया गया है भाई बर्ड्स को। तो एव्स की कैटेगरी में आते हैं बर्ड्स जो हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। एव्स जो है क्लास ऑफ बर्ड है, वार्म ब्लडेड फीदर एंड ले एग्स, एग्स देते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, फीदर्स होती हैं इनमें। एग्जाम्पल पीजन, क्रो एंड स्पैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट क्या होता है? मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शन डी स्मॉल इंटेस्टाइन होता है लॉन्गेस्ट जो पार्ट है। छोटी आंत 6 to 7 मीटर की होती है, 6 मीटर के, 21 फीट के आसपास, 22 या 21 फीट के आसपास। साइट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स फॉर पेनक्रियाज एंड बाइल एड डाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, द कंडीशन नोन एज इक्टेरस causes yellowing of skin and eyes, what is it। तो जिस स्थिति में त्वचा और आंखें पीली हो जाती हैं जिसे आइक्ट्रस आइक्ट्रस कहते हैं वह क्या है? तो ये एक जॉन्डिस है, पीलिया है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसमें आंखें और स्किन पीली पड़ जाती है भाई। कॉज बाई एक्सेस बिलिरुबिन इन ब्लड, रिलेटेड टू लीवर डिसइंफेक्शन। क्वेश्चन नंबर 88 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। तो निम्नलिखित में से कौन प्रकृति की कार्यात्मक इकाई है? तो ऑप्शन बी है इसका, तो इकोसिस्टम है भाई, तो फंक्शनल यूनिट है नेचर की। और बायोटिक एबायोटिक दोनों कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल है फॉरेस्ट, पॉन्ड एंड डिजर्ट। एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल अकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, विच ब्रांच ऑफ इकोलॉजी डील्स विद एंशियंट एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनिज्म। तो परिस्थिति की वह शाखा जो प्राचीन पर्यावरण और जीवों को का अध्ययन करती है, तो इसे बोलते हैं पैलियो इकोलॉजी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। यूज़ फॉसिल्स टू स्टडी पास्ट लाइफ एंड एनवायरनमेंट। इक्थियोलॉजी स्टडी ऑफ फिशेज होती है, और माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। वाटर सॉल्युबल विटामिन है, डेफिशिएंसी कॉजेज स्कर्वी। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन सी की तो स्कर्वी होता है, रोग होता है जिससे मसूड़ों में खून आता है। फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स, आंवला गुआवा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, गंधर्व महाविद्यालय विच वॉज फाउंडेड बाय पंडित विनय चंद्र मुदगल्या इज लोकेटेड एट। तो गंधर्व महाविद्यालय जिसकी स्थापना पंडित विनय चंद्र मुदगल्या ने की थी, कहाँ स्थित है वो? तो वो स्थित है भाई नई दिल्ली में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। गंधर्व महाविद्यालय वॉज एस्टेब्लिश्ड, कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? 1939 में, न्यू दिल्ली में फाउंड किया था पंडित विनय चंद्र मुदगल ने, ये आपको ध्यान रखना है। प्रमोटेड हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। द स्कूल प्लेड अ मेजर रोल इन पोस्ट इंडिपेंडेंस म्यूजिक एजुकेशन। नोटेबल एलुमनी इंक्लूड पंडित
मधु मुदगल एंड सुबह मुदगल। सुबह मुदगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शंस पुष्यमित्रा सूंग वाज अ डिवोटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड। तो शिलालेखों के अनुसार पुष्यमित्र सूंग निम्नलिखित में से किस देवता के भक्त थे। तो ये आपको बताना, ये थे शिव के भक्त। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पुष्यमित्रा जो सूंग फाउंडेड द सूंगा डायनेस्टी आफ्टर असैसिनेटिंग द लास्ट मौर्यन रूरल बृहद्रथ। ही परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ और सेक्रीफाइस जिसे बोलते हैं, प्रमोटेड ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन ओवर बुद्धिज्म। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। तो ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिख रिफॉर्म मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1873 इन अमृतसर। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिख सुधार आंदोलन 1873 में अमृतसर में शुरू किया गया था। तो ये था सिंह सभा मूवमेंट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये स्टार्ट हुआ था 1873 में। काउंटर क्रिश्चियन एंड आर्य समाज कन्वर्जन एम्ड टू रिवाइव सिख प्रिंसिपल्स एंड आइडेंटिटी। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ अकाली एंड गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी देख लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 94। एन इंस्क्रिप्शन तख्ते बाही रिकवर्ड फ्रॉम मर्दन नियर पेशावर इंडिकेट द रूल ऑफ विच डायनेस्टी। तो पेशावर के पास मर्दान से प्राप्त तख्ते बाही अभिलेख किस वंश के शासन को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है इंडो ग्रीक्स का शासन को। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इंडो ग्रीक्स किंग्स, जो इंडो ग्रीक किंग्स थे, रूल्ड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पोस्ट अलेक्जेंडर इन्वेजन के बाद। दे वर नोन फॉर कॉइनेज एंड स्प्रेड ऑफ हेलेनिस्टिक कल्चर। तख्तेबाही इज़ ऑल्सो बुद्धिस्ट मोनास्टिक कॉम्प्लेक्स, अभी पाकिस्तान में है वो। बैक्टीरियंस जो थे ग्रीक रूलर्स थे, बैक्टीरिया प्रीडिसेसर्स ऑफ इंडो ग्रीक्स। एंड साकाज ऑल्सो नोन एज सीथियंस रूल्ड वेस्टर्न इंडिया। पार्थियंस सेंट्रल एशियन डायनेस्टी रूल्ड पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन नेक इंडिया नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पे इन्होंने रूल किया था। 95 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। संगीत कला आचार्य अवार्ड इज़ गिवन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन एवरी ईयर सिंस 1993। तो संगीत कला आचार्य पुरस्कार 1993 से हर वर्ष किस संस्था द्वारा दिया जाता है। तो ये दिया जाता है भाई मद्रास म्यूजिक अकादमी। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ कार्नाटिक म्यूजिक, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, यही ओल्डेस्ट नहीं है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कार्नाटिक म्यूजिक फाउंड इन 1928। लोकेशन क्या है, चेन्नई तमिलनाडु में। ऑर्गेनाइज द एनुअल दिसंबर म्यूजिक फेस्टिवल। कलकत्ता स्कूल ऑफ म्यूजिक प्रमोट्स वेस्टर्न म्यूजिक। शंकर महादेवन अकेडमी ऑनलाइन म्यूजिक स्कूल। एंड सुब्रमण्यम अकेडमी फाउंडेड इन डॉक्टर एल सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 96। द डैश वर ट्रिब्यूटरी चीफ्स of the Gupta dynasty. They established an independent kingdom in western India. Dhruvsena II was the most important ruler of this kingdom. तो डैश गुप्त वंश के अधीनस्थ प्रमुख थे, उन्होंने पश्चिम भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ध्रुवसेन द्वितीय इस राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। तो बताना है, मैत्रकाज जो थे गुप्त वंश के अधीनस्थ प्रमुख थे, उन्होंने पश्चिम भारत में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी और ध्रुवसेन द्वितीय इस राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। तो ध्रुवसेना जो सेकंड है वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो आपको इसका आंसर तुरंत मिल जाएगा, मैत्रकाज से। नॉर्थ वेस्ट में थे वो। मैत्रका रूल फ्रॉम वल्लभी गुजरात से बिटवीन 5th to 8th सेंचुरी CE। ध्रुवसेना सेकंड जो है बालादित्य रिसीव्ड अ चाइनीज एम्बेसी फ्रॉम जुआंगजैंग एंड दे वर फॉर्मर फ्यूडेटरीज ऑफ गुप्ताज के फ्यूडेटरीज थे। मुखारीज रूल्ड कन्नौज 6th सेंचुरी, डिफीटेड हुनाज को डिफीट किया था। पुष्यभूति जो थे हर्षवर्धन इसके रूलर थे, मोस्ट फेमस रूलर। ठीक है, थानेश्वर इनकी कैपिटल थी, हरियाणा में जो है। गुर्जर प्रतिहाराज की पावर्स इन ट्राइपार्टिएट स्ट्रगल रूल्ड 18 to 11th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। वल्लभी अ सिटी ऑफ एंशियंट इंडिया। A city of ancient India was the capital of Dash dynasty from the 5th to 8th century CE। प्राचीन भारत की वल्लभी नगर 5 से 8वीं शताब्दी ईस्वी तक किस वंश की राजधानी था। तो ये भाई मैत्रकाज की राजधानी था। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे। तो वल्लभी वॉज द बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग।
जुआंगजैंग विजिटेड वल्लभी एंड, इसे जुआंगजैंग ही बोलता हूँ भाई मैं, तो आप देख लेना जो भी आपको प्रोनाउंसिएशन ठीक लगे, बस याद रखना है आपको, वो ज़्यादा ज़रूरी है। विजिटेड वल्लभी एंड raised its education. It fell the Arab invasion around 8th century. चालुक्य रूल्ड फ्रॉम बादामी, पुलकेशिन सेकंड ग्रेट रूलर था। पल्लवा साउथ इंडियन डायनेस्टी फेमस फॉर महाबलीपुरम टेम्पल्स। वाकाटकास allied with Guptas supported Ajanta caves paintings. Next question है 98, in which of the following years was वीडी सावरकर sent to अंडमान जेल by British? वीडी सावरकर को किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा अंडमान जेल भेजा गया था? तो 1910, 1910 है या 11 है, इनमें से ही एक है, एक बार कंफर्म कर लेंगे हम। ठीक है भाई, तो एक बार देख लेते हैं। आपको वैसे 1911 होना चाहिए इसका, बट इसमें 1910 दे रखा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 2 सेकंड रुकिए। वी डी सावरकर, वी डी सावरकर सेंट टू अंडमान जेल इन विच ईयर? तो ये है भाई आपका 1911। तो 1911 में इन्हें जो है 1911, हाँ बिल्कुल सही है, जुलाई 4 जुलाई 1911 को। तो इसका जो आंसर है वो 10 नहीं है भाई, ये वाला गलत है, तो 1911 में भेजा गया था। ठीक है, बाकी 1922 में गांधी जी का नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ। तो 1920 में जो स्टार्ट हुआ था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, उसे 1922 में बंद वापस ले लिया था, क्योंकि चोरा चोरी इंसिडेंट हो गया था इस वजह से। 1923 में फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। 1911 में कोरोनेशन दरबार, किंग जॉर्ज फाइव विजिटेड टू इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, विच कमेटी रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन फॉर द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज इन 1989? 1989 में स्थानीय सरकारों को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये भाई की थी पी के तुंगन कमेटी ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। देखिए, जो क्वेश्चन में आपको डाउट आता है या आपको लगता है कि थोड़ा इसका आंसर अलग हो सकता है, तो आप जो है एक बार गूगल पे सर्च कर लें, या आपको पता है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो मैं भी तो चेक ही करता हूँ, अगर लगता है किसी क्वेश्चन में डाउट है तो ठीक है, गूगल से चेक कर लेते हैं, या ऑथेंटिक सोर्सेज होने चाहिए आपको चेक करने के, बस इतना पता होना चाहिए, बाकी सब हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, पी के तुंगन कमेटी। टाइपिंग एरर भी हो जाता है कई बार। ठीक है, तो रिकमेंडेड जो है 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में रिकमेंड किया था सजेस्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। अशोक मेहता कमेटी रिकमेंडेड 2 टायर पंचायती राज सिस्टम 1978। बलवंत राय कमेटी 3 टायर दिया था इन्होंने पंचायती राज के लिए 1957 में। वर्मा कमेटी ये भी इससे डील करती है, डील विद इलेक्शन रिफॉर्म एंड अकाउंटेबिलिटी। तो इतना आपको पता होना चाहिए पीआरआईज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ द तालाज इन्वेंटेड बाय डैश इंक्लूड त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी एंड नवमुखी। तो डैश द्वारा आविष्कृत कुछ तालों में त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी शामिल है। तो ये आपको देखिए ऑप्शंस दे रखे हैं, तो ये हैं बाल मुरली कृष्णन, एम बाल मुरली कृष्णन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ही वॉज अ कार्नाटिक वोकलिस्ट एंड मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट नोन फॉर क्रिएटिंग न्यू रागाज एंड तालाज, और पद्म विभूषण अवार्डी भी रह चुके हैं ये। और हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूटिस्ट हैं, तो इनका ध्यान रखना है आपको, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से एसोसिएटेड है। यशराज की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आ, भीमसेन जोशी भारत रत्न अवार्डी रह चुके हैं, किराना घराना से जो है बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, 100 से ज़्यादा ही ले लिए हैं भाई मैंने, जितने भी होंगे। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग जनरली यूज टू हेड द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द मौर्याज? तो निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासन में प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख होता था? तो ये कुमार होता था भाई। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो कुमार जो है रॉयल प्रिंस एक्टेड एज ए गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस असिस्टेड बाय ऑफिसर्स लाइक महामात्याज एंड अमात्याज। और दंडपाल ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिस एंड जस्टिस, समहर्ता रेवेन्यू कलेक्शन। और प्रशस्ति नॉट एन ऑफिसर बट एन इंस्क्रिप्शन प्रेज्ड अ रूलर। प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन, तो इंस्क्रिप्शन प्रेजिंग अ रूलर जो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स पास्ड अंडर वॉरेन हेस्टिंग्स वाज ऑल्सो कॉल्ड द हाफ लॉ सिस्टम? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स के तहत पारित कौन सा अधिनियम हाफ लॉ सिस्टम के नाम से जाना जाता है? तो पिट्स इंडिया एक्ट था ये 1784 का,
इसको हाफ लॉफ सिस्टम भी बोला जाता है। ये इसका आंसर गलत है, इसमें गलत दे रखा है। ठीक है भाई। और 78 में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर भी क्रिएट किया गया। ठीक है। चार्टर एक्ट 1813 एंडेड ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विद चाइना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में ट्रांसफ़र पावर टू क्राउन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो पावर थी वो ट्रांसफ़र कर दी गई थी क्राउन के हाथों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 103। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज डिड द अपराइजिंग ऑफ खुर्दा इन 1870s टेक प्लेस। तो 1817 में खुर्दा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। तो यूनाइटेड प्रोविंस, उड़ीसा, मद्रास, बंगाल। तो उड़ीसा में हुआ था ये। ठीक है भाई। और देखिए भाई, ये हमारी रिवीजन क्लास है, फटाफट हम इसमें रिवीजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन दूँ मैं। रिवीजन की क्लास है, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। 100 क्वेश्चन कवर करने थे हमें, और बल्कि ज़्यादा ही करा दिए हैं मैंने। तो हमें देखिए बिल्कुल टू द पॉइंट रहना है और आंसर्स को देखना है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं इस तरह के। थीम देखनी है, थीम पकड़नी है। PYQ इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। वन ऑफ द अर्ली अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश बाई पैका वॉरियर्स लेड बाय बक्सी जगबंधु, नोन फॉर पैका रिवेलियन। यूनाइटेड प्रोविंस यूपी है, जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था। मद्रास साइट वेल्लोर म्यूटिनी हुई थी 1806 में। इंडिगो रिवोल्ट 1859 में। क्वेश्चन है 105। समाता समता सैनिक दल वॉज फॉर्म 1927 वॉज बाई हुम अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़। 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो ये करी थी भाई भीमराव अंबेडकर जी ने। तो समता सैनिक दल, भीमराव अंबेडकर। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो देख सकते हैं आप दूसरे ऑप्शंस के बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ चोला रूलर राजा राज फर्स्ट रूल्ड फ्रॉम 1985 985 AD टू। तो चोला साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक राजा राज 1 का शासनकाल 985 ईस्वी से कब तक रहा था। तो 1014 तक रहा था। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। तो इन्होंने बनवाया था बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर में, जो कि एक यूनेस्को साइट है। एक्सपेंडेड चोला एम्पायर टू श्रीलंका एंड मालदीव। राजा राजा 1 की बात हो रही है यहाँ पे। तो इन्होंने स्टार्टेड नेवल एक्सपीडिशन इन साउथ ईस्ट एशिया। तो नेवल एक्सपीडिशन भी किया था इन्होंने। ठीक है। तो साउथ ईस्ट एशिया में। कुछ अदर रूलर्स हैं। 1015 AD में रेन ऑफ कृष्णा थर्ड राजपूत डायनेस्टी से थे। राजेंद्र चोल जो है मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट किया था 1017 में, ये भी जो है चोला डायनेस्टी से थे। और गजनी महमूद इन्वेडेड कन्नौज 1018 में। ठीक है डियर लर्नर्स, तो यहाँ पे हमारे 100 से ज़्यादा 100+ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो आने वाली क्लासेस के लिए अभी आएंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास कल आएगी भाई, उसमें भी 100 क्वेश्चंस रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं, एकदम ऑथेंटिक हैं और एरर फ्री हैं। और अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक करें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपका सपोर्ट ही हमें जो है प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, आपके सजेशंस ही। तो अपने जो कोई सजेशन है कुछ है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ठीक है भाई। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद। और इतने क्वेश्चन है तो क्लास तो लंबी होनी ही है भाई।